बादशाह अकबर को कभी कभी नितांत अजीबोगरीब सवाल सूझ जाया करते थे। वह अपने चतुर सलाहकार बीरबल को उलझाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन का वाकया है। अकबर महल के बागीचे में टहल रहे थे कि अचानक किसी गधे के ढेंचू करने की आवाज गूंजी। आवाज इतनी ऊंची थी कि बादशाह का ध्यान बार बार उसी पर चला जाता। अकबर ने मजाक के लहजे में दरबारियों से कहा, ये गधा बड़े जोर से अपना नाम जप रहा है, किसी को पता है कि इसका बाप कौन है? सबके चेहरों पर हल्की हंसी तैर गई, लेकिन किसी के पास इस बेतुके सवाल का कोई जवाब नहीं था। अकबर ने फौरन बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, बताओ इस गधे का बाप कौन है? कल सुबह तक अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम पर जुर्माना लगाया जाएगा। दरबारी कुछ हैरान थे, ये कैसा सवाल हुआ? गधे का बाप कौन ढूंढेगा और कैसे? लेकिन बीरबल को अकबर का स्वभाव मालूम था। उन्हें हंसी मजाक में भी कोई न कोई सीख छिपाकर परखने का शौक रहता था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए। कल तक मैं इसकी असलियत जरूर ढूंढ निकालूंगा। बीरबल ने महल से लगे आसपास के इलाके का जायजा लिया। हर जगह जो भी गधे दिखाई देते, उनके मालिकों से पूछताछ करता कि ये गधा किसका है। कोई कहता, ये मेरा है, पर इसका बाप कहाँ है, ये किसे पता? कोई कहता, गधे का बाप तो दूसरा गधा ही होगा, लेकिन मुझे इसका पता नहीं। शाम तक बीरबल भी समझ गया कि भला गधे के बाप का अता पता कौन रखता है, पर उसे पता था कि अकबर ने सवाल केवल मजाक में नहीं पूछा है। वह यह देखना चाहते हैं कि बीरबल कैसे जवाब देता है। तभी बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। अगली सुबह अकबर ने दरबार लगाया और बीरबल से पूछा, कहो बीरबल, क्या तुमने गधे का बाप ढूंढ लिया? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जी जहांपनाह, ढूंढ लिया, पर मैं उसे यूं मुहज़बानी बताने की बजाय अदालत में ही पेश करना चाहता हूँ, ताकि सबको प्रमाण मिल जाए कि मैंने गलत नहीं कहा। अकबर के इशारे पर सिपाही एक गधे को दरबार में लेकर आ गए। गधा जोर जोर से रंभाने लगा। बीरबल ने कुछ ऐसा नाटक किया मानो वह गधे की भाषा समझता हो। वह उसके कान के पास गया, कुछ फुसफुसाया और फिर दरबारियों की ओर पलटकर बोला, जहांपनाह, यह गधा आपका अभिवादन कर रहा है। अकबर ने चौंक कर पूछा, मेरा अभिवादन कर रहा है? वो कैसे? बीरबल ने बिल्कुल गंभीर मुद्रा में कहा, जहांपनाह, मैंने इस गधे से पूछा कि तुम्हारे पिता कौन है, तो उसने कहा कि दरबार में मौजूद सबसे बड़े और समझदार बादशाह को ही वह अपना पिता मानता है। चूंकि वह महल के बागीचे के करीब पाया गया, तो इसका मानना है कि इसका जन्म भी यहीं हुआ होगा। यह सुनते ही कुछ दरबारी हंसी रोक न पाए। अकबर की त्योरियां चढ़ गईं, लेकिन उनके चेहरे पर भी मुस्कान खेलने लगी। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने उनके बेतुके सवाल का जवाब भी उतना ही बेतुका मगर व्यावहारिक चतुराई से दिया है। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर तनिक नाराजगी दिखाते हुए कहा, तुम मुझे उस गधे का बाप बता रहे हो? ये गुस्ताखी है बीरबल। बीरबल ने बड़े आदरपूर्वक उत्तर दिया, जहांपनाह, आपने ही तो मुझे यह जवाब ढूंढने को कहा था कि गधे का बाप कौन है। गधे की भाषा समझने वाला कोई इंसान नहीं है, इसलिए मैंने यही युक्ति निकाली। गलत या सही, इसका फैसला तो आप स्वयं ही करें। पर मेरी समझ से जो कोई भी गधे के वंश की पड़ताल करना चाहेगा, उसे इसी तरह की बेसिर पैर की बातों से दो चार होना पड़ेगा। अकबर को अपनी ही बात पर हंसी आ गई। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि को सलाम है। तुमने मेरे मूर्खतापूर्ण सवाल का भी ऐसा उत्तर ढूंढा कि मैं खुद ही हंसी में फंस गया। दरबारियों ने भी ताली बजाकर बीरबल की प्रशंसा की। इस तरह बीरबल ने एक और असंभव से प्रश्न का हल निकालकर सबको चौंका दिया। कहानी से सीख,
कभी कभी हम मजाक में या गलत उद्देश्य से सवाल पूछते हैं, तो जवाब भी उसी ढंग का मिल सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बादशाह अकबर के दरबार में कई बार चोरी चकारी के मामले आते रहते थे, जिनका हल निकालने के लिए सभी को बीरबल की चतुराई पर बड़ा भरोसा था। एक बार रानी साहिबा का बेशकीमती मोतियों का हार गायब हो गया। महल में हड़कंप मच गया, क्योंकि वह हार रानी को बहुत प्रिय था और हाल ही में किसी ने उन्हें उपहार में दिया था। अकबर ने महल के पहरेदारों और सेवकों से पूछताछ करवाई, पर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। आखिरकार उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, देखो बीरबल, रानी साहिबा का हार चोरी हो गया है। मुझे यकीन है कि यह चोरी महल के अंदर के ही किसी व्यक्ति ने की होगी, लेकिन कोई भी कबूल नहीं कर रहा। तुम कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे चोर खुद सामने आ जाए। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक हामी भरी और सबसे पहले महल के हर उस कर्मचारी की सूची बनवाई जो रानी के कक्ष में आता जाता था। पहरेदार, दास-दासी, रसोइया, महराबन आदि सबके नाम उसमें दर्ज थे। अगली सुबह बीरबल ने उसी सूची में से दर्जन भर लोगों को एक हॉल में इकट्ठा करवाया। दरबार में और भी कुछ महत्वपूर्ण दरबारी मौजूद थे। सब उत्सुक थे कि बीरबल आखिर क्या करने जा रहा है। बीरबल ने उन सभी संदिग्ध लोगों की ओर ध्यान से देखा और बोला, रानी साहिबा का हार किसने चुराया है, यह तो मुझे पहले से ही पता है, पर मैं चाहता हूं कि चोर खुद सामने आए। तुम में से जो भी चोर है, उसकी दाढ़ी में तिनका फंसा हुआ है। सभी चौंक गए, क्योंकि ज्यादातर लोगों के चेहरों पर दाढ़ी या मूछें थीं। वे मन ही मन सोचने लगे, क्या सचमुच किसी की दाढ़ी में तिनका है? दरअसल किसी की दाढ़ी में कोई तिनका नहीं था। यह बीरबल की चाल थी। बीरबल ने आगे कुछ नहीं कहा, बस सबको चुपचाप खड़े रहने का इशारा किया। वह ध्यान से हर व्यक्ति के हाव भाव देखने लगा। कुछ देर बाद दरबार में सन्नाटा छा गया। अचानक एक व्यक्ति ने अनजाने में अपने हाथ से दाढ़ी टटोलने की कोशिश की। शायद उसमें डर था कि कहीं मेरी दाढ़ी में तो तिनका नहीं। बस बीरबल को यही संकेत चाहिए था। उसने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, पकड़ो, यही है चोर, इसकी दाढ़ी में ही तिनका छिपा है। सिपाही उस व्यक्ति को दबोचने के लिए आगे बढ़े तो वह घबरा गया और बोला, नहीं, मेरी दाढ़ी में कुछ नहीं है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, हमें मालूम है कि वास्तव में वहाँ कोई तिनका नहीं, पर तुमने खुद अपनी घबराहट में दाढ़ी छूकर बता दिया कि तुम ही चोरी के गुनहगार हो। बादशाह अकबर ने सख्ती से उस व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने सारी बात उगल दी। उसने स्वीकार किया कि लालच में आकर उसने मोतियों का हार चुरा लिया था और उसे महल के एक सुनसान हिस्से में जमीन के नीचे दबा दिया था, ताकि कुछ दिन बाद निकालकर बेच सके। चोर की निशानदेही पर सिपाहियों को वह हार मिल गया। रानी साहिबा का गुम हुआ हार फिर से वापस आ गया। अकबर ने चोर को कड़ी सजा दी और बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने झूठी बात कहकर भी चोर के मन में भय पैदा कर दिया। वास्तव में तिनका कहीं था नहीं, लेकिन दोषी कॉन्शियंस, अपराध बोध ने उसे खुद ही फंसा दिया। दरबारियों ने बीरबल की हाजिर जवाबी और मनोवैज्ञानिक समझ की सराहना की। तभी से चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत प्रचलित हो गई, जिसका अर्थ है, जिसने गलती की होती है वह खुद ही अपने व्यवहार से पकड़ा जाता है। कहानी से सीख, अपराध करने वाला व्यक्ति मन ही मन डरा रहता है और हल्की सी चालाकी से वह स्वयं अपना दोष प्रकट कर देता है। कभी कभी सीधे सबूत न होने पर मनोवैज्ञानिक उपायों से सच उगलवाया जा सकता है। बादशाह अकबर के राज दरबार में समय समय पर कवि, गवैये और कई कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने आते थे। एक दिन दूर राज्य से एक प्रसिद्ध कवि आए। उन्होंने दरबार में अकबर की शान में बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली कविता सुनाई।
कविता इतनी मनभावन थी कि अकबर ने ताली बजाकर स्वागत किया और खुश होकर बोले, कवि महाशय, आपके इस अद्भुत काव्य के लिए आप जो मांगेंगे मैं आपको इनाम में दूंगा। सारे दरबारी कवि की वाहवाही करने लगे। कवि गर्व से फूल उठा। उसने नम्रता का दिखावा करते हुए कहा, जहांपनाह, मैं कोई आम कवि नहीं, मेरी कविता अमूल्य है, इसलिए मेरा इनाम भी कुछ खास होना चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, तुम्हारी इच्छा जानना चाहेंगे। कवि ने झूठी विनम्रता छोड़कर बड़ी मांग रख दी, हुजूर, मैं चाहूंगा कि मुझे प्रत्येक शब्द के बदले एक स्वर्ण मुद्रा, सोने का सिक्का मिले। मैंने अभी जो कविता सुनाई उसमें कुल 50 शब्द हैं, तो मुझे 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलनी चाहिए। दरबारियों ने सोचा, इनाम की यह मांग थोड़ी बड़ी जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। अकबर भी दानवीर राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। पर तभी बीरबल ने भांप लिया कि कवि सोच रहा है कि सलता से 50 सोने के सिक्के मिल जाएंगे और शायद उसका लालच और भी बढ़ जाए। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर इतनी सी इच्छा है तो मंजूर है। कल सुबह दरबार में आना, तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। कवि बहुत खुश हुआ और दूसरे दिन आने के लिए विदा हो गया। उस रात बीरबल ने एक योजना सोची। सुबह होते ही जब कवि दरबार में पहुंचा तो बीरबल ने कहा, कवि जी, कल आपने 50 शब्दों की कविता सुनाई थी, यह सही है? कवि ने उत्साहित होकर कहा, जी हाँ, एक एक शब्द मेरी लेखनी का मोती है। बीरबल ने एक कागज निकाला और दरबारी लेखक से कहा, इनके कहे हुए कविता पाठ को जो का त्यों लिखो। लेखक ने कविता दर्ज की। फिर बीरबल ने कवि से पुष्टि करवाई, देख लीजिए, शब्दों की गिनती और क्रम सब सही है ना? कवि ने ध्यान से देखा, सचमुच 50 शब्द ही थे। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ कि अब मुझे 50 सोने के सिक्के मिलेंगे। बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, अच्छा, अब हर शब्द के बदले एक सोने का सिक्का देने से पहले दरबारी लेखक जरा इन शब्दों का क्रम उल्टा लिखेगा, यानी अंतिम शब्द पहले और पहला शब्द आखिर में। इस तरह भी देख ले कि कविता बदल तो नहीं रही। कवि को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। लेखक ने कविता का क्रम उल्टा लिख दिया। बीरबल ने उसे भी जोर से पढ़कर सुनाया। कवि ने खींचते हुए कहा, महाराज, इससे कविता का अर्थ बिगड़ गया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप तो प्रत्येक शब्द के बदले एक स्वर्ण मुद्रा मांग रहे थे। आपने यह थोड़े ही कहा था कि हम कविता को उसी क्रम में रखें। अकबर को भी यह दिलचस्प चाल समझ में आने लगी। कवि ने विरोध किया, हुजूर, आपने वादा किया था कि मुझे 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, अब ये उल्टा सीधा क्रम क्यों? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, कवि जी, कल आप ही कह रहे थे मेरी कविता के प्रत्येक शब्द की कीमत एक स्वर्ण मुद्रा है, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि शब्द किस क्रम में होने चाहिए और अर्थ पूरा रहे या नहीं। हमने आपको 50 शब्दों के बदले 50 सिक्के देने का वादा किया, पर किस पेज पर या किस क्रम में ये शब्द होंगे, यह तो आपने स्पष्ट किया ही नहीं। कवि को समझ आ गया कि वह अपनी बात को अधूरा छोड़कर लालच कर रहा था। अब बीरबल उसी बात को घुमा फिरा कर उस पर ही लागू कर रहा है। अगर कवि ज्यादा बहस करता तो डर था कि कहीं बीरबल कोई और चाल न चल दे। अंततः कवि ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा, हुजूर, मुझे सबक मिल गया। मेरा मकसद आपकी दरियादिली का फायदा उठाना नहीं था। मैं अपनी कविता का उचित पारिश्रमिक चाहता था, बस। अकबर ने स्थिति संभालते हुए कहा, जब तुमने 50 शब्दों का हिसाब मांगा तो हमें भी अपने तरीके से उसे मानना पड़ा, पर अब मैं अपनी खुशी से तुम्हें इनाम देता हूँ। ये 25 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी मेहनत के लिए। कवि ने धन्यवाद दिया और भविष्य में कभी लालच न करने का वादा किया।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए सबको इशारा किया कि कविता की कीमत कवि की कला और भावना से आकी जाती है, न कि शब्द गिनकर। दरबारियों ने तालियां बजाईं और इस तरह अकबर बीरबल ने एक और रोचक प्रसंग रचा। बादशाह अकबर के दरबार में एक बार दूर देश से एक पंडित आया जो अपने ज्ञान विज्ञान की बड़ी बढ़ चढ़कर प्रशंसा कर रहा था। वह खुद को तमाम वेद शास्त्र और खगोल विज्ञान में पारंगत बताता था। उसने दरबार में घोषणा की, मैं आपकी किसी भी शंका का समाधान कर सकता हूँ। चाहे सवाल ब्रह्मांड का हो या जीवन मरण का, मैं सब जानता हूँ। अकबर ने सोचा, ये आदमी वाकई विद्वान है या सिर्फ डींगे हाँक रहा है। उन्होंने पंडित से कुछ प्रश्न पूछे जिनका वह चतुराई से जवाब देता गया। जवाब दिखने में विद्वताभरे लग रहे थे, पर अकबर को संतुष्टि नहीं हुई। उन्हें लगा कि ये आदमी बातों का मायाजाल रच रहा है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस पंडित से कुछ ऐसे प्रश्न पूछो जिनसे हमें पता चले कि वह वास्तव में ज्ञानी है या सिर्फ बातें बना रहा है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, मुझे जरूर आजमाइए। अगले दिन दरबार में बीरबल ने पंडित से कहा, महाशय, आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप तुरंत उत्तर देंगे। पंडित ने गर्व से कहा, मैं हर विषय का जानकार हूँ, पूछिए। बीरबल ने पूछा, सबसे पहले मुझे यह बताइए कि धरती के केंद्र में ठीक ठीक कितनी गहराई पर क्या है। पंडित पल भर के लिए चकराया, पर तुरंत बोला, धरती के भीतर अनेक परतें हैं, भूगर्भीय परतें, पानी के भंडार, लावा इत्यादि। गहराई मापने के अलग अलग तरीके हैं, पर मनुष्य वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन अनुमान से कहा क्या है, यह हम बता सकते हैं। बीरबल मुस्कुराया और बोला, पर आपने तो कहा था कि आप किसी भी प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। मैं तो धरती की केंद्र में मौजूद चीज का ठोस प्रमाण चाहता हूँ, अनुमान या थ्योरी नहीं। पंडित बगले झांकने लगा। उसने बात घुमा दी, धरती बहुत विशाल है, प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी इतना ही बताया है। बीरबल ने दूसरा प्रश्न दागा, अच्छा, ये बताइए कि आकाश में तारे कितने हैं? कृपया संख्या बिल्कुल सही हो और प्रमाण भी दीजिए। पंडित ने मन ही मन सोचा, ये तो तारा शास्त्र का प्रश्न है, मैं कुछ बड़ा आंकड़ा बता दूंगा। उसने बड़ी गंभीरता दिखाते हुए कहा, आकाश में 333 करोड़ 33 लाख 33,333 तारे हैं। यह ऋषियों के सूत्र में बताया गया है। बीरबल ने हंसकर कहा, बहुत खूब। क्या आप इसके प्रमाण स्वरूप कोई ग्रंथ या ठोस प्रमाण पेश कर सकते हैं? पंडित बोला, यह तो गुप्त ज्ञान है, सामान्य व्यक्ति को समझ नहीं आएगा। बीरबल का तीसरा प्रश्न था, एक आखिरी बात बताइए, क्या आप मेरे मन में चल रही अगली सोच को अभी बता सकते हैं? पंडित ने ताव में आकर कहा, निस्संदेह बता सकता हूँ। आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ और मेरा सम्मान किया जाना चाहिए। बीरबल ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, जी नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। धरती के केंद्र का और तारों के सही सी गणना का दावा केवल अनुमान या गुप्त ज्ञान कहकर नहीं किया जा सकता। आप एक चतुर कथावाचक होंगे, पर शास्त्रों के वास्तविक ज्ञाता नहीं। दरबारियों में सुगबुगाहट होने लगी, सबको लग रहा था कि पंडित बड़ा गप्पी है। अकबर ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा, तुम दूसरों को प्रभावित करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, पर किसी भी प्रश्न का ठोस उत्तर नहीं दे पाए। यदि तुम्हारे पास प्रमाण या तर्क नहीं, तो किसी भले व्यक्ति की तरह स्वीकार कर लो कि तुम्हारे ज्ञान की भी एक सीमा है। पंडित ने शर्मिंदा होकर हाथ जोड़े, जहां पनाह, मेरा मकसद किसी को धोखा देना नहीं था। बस मैं अपने ज्ञान को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा था। मुझे माफ कीजिए। अकबर ने उसे चेतावनी दी कि विद्या हमेशा विनम्रता सिखाती है, घमंड या झूठी शान दिखाने के लिए उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। पंडित ने माथा टेककर क्षमा मांगी और दरबार से चला गया।
सबने बीरबल की प्रशंसा की कि उसने चतुराई से पंडित का पर्दाफाश किया और दिखाया कि असली ज्ञानी अपने ज्ञान के लिए प्रमाण या तर्क रखता है, न कि झूठा अभिमान। बादशाह अकबर का दरबार अपने बुद्धिमान दरबारियों और रोचक चर्चाओं के लिए दूर दूर तक मशहूर था। एक दिन दरबार में सैनिक कप्तानों और अस्त्र शस्त्र के जानकार लोगों की बहस छिड़ गई कि सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है। कोई तलवार को श्रेष्ठ बता रहा था, कोई भाले को तो कोई बंदूक को। बहस बढ़ती गई, लेकिन कोई सर्वमान्य नतीजा नहीं निकला। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुम भी बताओ, इनमें से सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, कोई भी हथियार स्वयं शक्तिशाली नहीं होता, उसे चलाने वाला हाथ ही असली ताकत का स्रोत होता है। सैनिक थोड़े असंतुष्ट दिखे। एक वरिष्ठ योद्धा बोला, अगर हाथ ही सब कुछ है तो क्या बिना हथियार के युद्ध जीता जा सकता है। बीरबल ने शांत मन से कहा, नहीं, पर कोई हथियार अपने आप नहीं चल सकता। हाथ के इशारे पर ही उसका वार सफल होता है। इसीलिए असली शक्ति हाथ या कहें मनुष्य के विवेक में बसती है। अकबर ने थोड़ी देर सोचकर कहा, लेकिन फिर भी हाथ में यदि कोई गलत सोच हो या नीयत खराब हो तो सबसे शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल विध्वंस भी कर सकता है। क्या ऐसी स्थिति में हाथ को सर्वोच्च कहना उचित होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, हाथ उतना ही प्रभावी होता है जितना उसके पीछे मौजूद मन और दिल की भावना। एक चोर के हाथ में छुरी लोगों को डराती है, लेकिन डॉक्टर के हाथ में वही छुरी किसी की जान बचाती है। यानी हाथ का काम इंसान के स्वभाव से संचालित होता है। अगर इंसान नेक हो तो हाथ से निकला वार भी न्यायपूर्ण होगा। सारे दरबारी यह तर्क सुनकर प्रभावित हुए। अकबर ने कहा, ठीक कहते हो। हाथ को कोई पवित्र कार्य करना हो तो वही हाथ मददगार बनता है, और अगर हाथ में लालच या क्रोध का जहर भर जाए तो वही हाथ कष्ट देता है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि मनुष्य अपनी सोच को सशक्त और सही बनाए। बाद में जब सैनिक कप्तानों ने सोचा तो उन्हें भी लगा कि असली शक्ति तो मनुष्य की नीयत, बुद्धि और उसके हाथ के सही इस्तेमाल में ही है। कहानी से सीख, हथियार से ज्यादा हाथ मायने रखता है। हथियार स्वयं कुछ नहीं कर सकता, उसे चलाने वाला हाथ ही निर्णायक होता है। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में दूर राज्य से एक अनोखा पंडित आया जो अपने साथ एक मिट्टी का मटका लेकर घूमता था। वह हर जगह ऐलान कर रहा था कि उसके पास दुनिया का सारा ज्ञान है और वह ज्ञान इसी मटके में भरा हुआ है। दरबार के लोग उसकी बात सुनकर चकित हो जाते, लेकिन उसे सच मानने को तैयार नहीं थे। अकबर ने उसे बुलाकर पूछा, अगर तुम्हारे मटके में वाकई सारा ज्ञान भरा है तो हमें भी दिखाओ, हम खुद परखेंगे कि ये सच है या झूठ। पंडित ने मटका संभालते हुए कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण मटका नहीं है। इसके अंदर ब्रह्मांड का हर रहस्य कैद है। अगर कोई इसे खोलने की कोशिश करेगा तो सारा ज्ञान गायब हो जाएगा। अकबर को संदेह तो हुआ, मगर वह चाहता था कि पंडित की बात की सच्चाई सामने आए। उसने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने कहा, कल सुबह आप इस पंडित को दरबार में बुलाइए, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। दूसरे दिन जब पंडित अपने मटके के साथ दरबार में आया तो बीरबल ने सबके सामने एक घोषणा की, हमने रात भर खोजबीन की और पता लगाया कि यदि इस मटके में सचमुच सारा ज्ञान है तो मटके के ऊपर कुछ जादुई चिन्ह जरूर होने चाहिए। पंडित घबरा गया पर बोला कुछ नहीं। बीरबल मटके के पास गया और ऊंची आवाज में बोला, मैं इस मटके पर सिर्फ ठक ठक करूंगा, अगर भीतर सारा ज्ञान है तो मटका जवाब देगा। फिर उसने मटके के ऊपरी हिस्से पर उंगलियों से हल्की चोट की। खाली मटके की गूंज से ठक ठक की आवाज गूंज उठी। बीरबल ने सबकी ओर देखकर कहा, आपने सुना?
इस मटके की आवाज बिल्कुल ऐसी है जैसे भीतर कुछ भी नहीं है। अगर सचमुच सारा ज्ञान भरा होता तो यह गूंज इतनी खोखली नहीं होती। पंडित को अपनी पोल खुलती नजर आई, लेकिन वह बोला, मटके में कागजों पर लिखे शास्त्र भरे हैं, वे ठोस नहीं, इसलिए आवाज ऐसी आती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए मटका हाथ में लिया और उसे हल्के से झुकाकर उल्टा कर दिया। उसके अंदर से सिर्फ 2-4 कागजों के टुकड़े गिरे, जिन पर संस्कृत के कुछ बिखरे शब्द थे जो किसी स्पष्ट सूत्र या श्लोक को पूरा नहीं बनाते थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब तो साबित हो गया कि यह पंडित लोगों को ठगने आया था। इसने झूठी प्रसिद्धि पाने के लिए मटके को ज्ञान का भंडार कह दिया, जबकि इसमें न कोई पूरा शास्त्र है न कोई अद्भुत जानकारी। पंडित लज्जित होकर चुप खड़ा रहा। अकबर ने उसे फटकार लगाई कि झूठे दावे से आम लोगों को बेवकूफ बनाना एक तरह का अपराध है। पंडित ने गलती मान ली और भविष्य में कभी ऐसा न करने का वादा किया। बीरबल ने सभी को समझाया कि असली ज्ञान सिर पर ढोकर नहीं रखा जाता, वह तो हमारे व्यवहार और सत्यप्रियता से झलकता है। इस तरह अकबर का दरबार फिर एक धोखेबाज से मुक्त हुआ और बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी से सबके सामने सच्चाई रख दी। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी अपनी शिकायत लेकर आया। उसने बताया कि वह इत्र बेचने का काम करता है, मगर हाल ही में उसके साथ धोखा हुआ है। उसने एक अमीर ग्राहक को एक बोतल दुर्लभ इत्र बेचा, जिसकी कीमत बहुत अधिक थी। पर जब वह ग्राहक बोतल लेकर चला गया तो कुछ देर बाद बोतल खाली लौटा दी और पैसे देने से मना कर दिया। ग्राहक का दावा था कि इत्र की खुशबू तो बोतल में अभी भी बाकी है, इसलिए वह बोतल का इस्तेमाल कर चुका या खत्म कर चुका नहीं माना जा सकता। वह कहता, मैंने इत्र खत्म नहीं किया, सिर्फ उसकी खुशबू का आनंद लिया है। खुशबू लेने के लिए मैं तुम्हें भुगतान क्यों करूं? अकबर ने उस कथित अमीर ग्राहक को दरबार में बुलाया। उसने अकबर के सामने भी वही तर्क दोहराया कि इत्र वह बोतल से बाहर नहीं निकालता, सिर्फ उसकी महक सूंघता है। बोतल उसने वापस कर दी, जिसमें थोड़ी सी खुशबू बची हुई है, इसलिए वह इत्र खत्म करने का दोषी नहीं है। अकबर सुनकर थोड़े परेशान हुए और बीरबल से इस उलझन का हल निकालने को कहा। अगले दिन बीरबल ने दोनों पक्षों को बुलाया। उसने व्यापारी को चुपचाप बिठाया और उस ग्राहक के सामने एक थैला रख दिया, जिसमें सिक्कों के टनटनाने की आवाज आती थी। बीरबल ने थैले को धीरे धीरे हिलाया और ग्राहक से बोला, लो सुनो, ये सिक्के बज रहे हैं, मैं तुम्हें भुगतान कर रहा हूँ। ग्राहक चौंक गया। उसने कहा, ये क्या मजाक है? मुझे सिक्कों की आवाज से क्या करना? मुझे असली सिक्के हाथ में चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर इत्र की महक सूंघकर ही तुम्हारे आनंद की पूर्ति हो सकती है, तो सिक्कों की आवाज सुनकर तुम्हारे भुगतान की पूर्ति क्यों नहीं हो सकती? जैसे तुमने इत्र का वास्तविक इस्तेमाल नहीं माना, वैसे ही मैं भी सिक्कों का वास्तविक भुगतान नहीं मान रहा। आवाज से ही तुम्हारा हिसाब चुकता हो जाएगा। ग्राहक लज्जित हो गया। उसे समझ में आ गया कि उसकी दलील तर्कहीन है। अकबर ने उसे आदेश दिया कि वह व्यापारी को पूरे दाम चुकाए। साथ ही भविष्य में किसी को धोखा न देने की चेतावनी दी। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक और अनोखा विवाद सुलझाकर न्याय दिलाया। एक बार अकबर के दरबार में एक विशाल हाथी आया, जिसे दूर देश से तोहफे के रूप में भेजा गया था। लोग उसकी विशालकाय काया देखकर चकित थे। अकबर ने दरबारियों से पूछा कि उस हाथी का वजन कैसे मापा जाए। किसी को कोई आसान उपाय न सूझा, क्योंकि इतना बड़ा तराजू मौजूद ही नहीं था जिसमें हाथी तौला जा सके। कुछ ने लकड़ी के पटरे बनाकर हाथी को लटकाने की सोची, तो कोई रेत में निशान देखकर अंदाज लगाने की बात करने लगा, पर सब अधूरी योजनाएं ही रहीं। बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम्हारे पास कोई चतुर उपाय है?
बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, चलिए हाथी को नदी किनारे ले चलते हैं। सभी को बड़ी हैरानी हुई, क्या नदी किनारे हाथी का वजन मापना और भी मुश्किल न होगा? मगर अकबर ने हामी भर दी। नदी पर पहुंचकर बीरबल ने एक बड़ी नाव पर पहले हाथी को चढ़वाया। नाव का पानी में जितना भाग डूबा, उस पर एक निशान खींच दिया। फिर हाथी को नाव से उतारकर पत्थरों के टुकड़े या बोरे एक एक कर नाव में रखने लगा, जब तक नाव उसी निशान तक न डूब गई। तब नाव से वो पत्थर बोरे उतरवाकर उनका वजन तौला गया और सबका कुल जोड़ ही हाथी का वजन निकला। अकबर यह तरीका देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच पारखी है। जहां सब लोग बड़े बड़े उपकरणों के चक्कर में थे, तुमने बड़े सरल तरीके से हाथी का वजन बता दिया। दरबारियों ने भी बीरबल की हाजिर जवाबी की तारीफ की और इस तरह एक और उलझा सवाल बड़ी सहजता से हल हो गया।